हेलो नमस्कार। मैं रविंद्र आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। उसमें भी अगर मैं बात करूं हमारे सब्जेक्ट की तो वो रहने वाला राजस्थान भूगोल और इसके अलावा राजस्थान की कला एवं संस्कृति। यानी आपको टेस्ट में राजस्थान भूगोल और राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। इसके अलावा देखेंगे उन क्वेश्चनों में से और कौन से आपके जो है नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। आपके सामने ये रहा हमारे इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और आपके जो टेस्ट हुआ था दोस्तों उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देखे पवनानुवर्ती, ऑप्शन बी देखे अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी देखे बरखान, ऑप्शन डी देखे आपके सामने सब्र का बीज। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है बताओ देखे दोस्त। इनको कहा जाता है बरखान या फिर कहा जाता है इनको बरछान। क्लियर बात। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थलाकृति की दृष्टि से इसलबर्ग की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति की दृष्टि से जो है इसलबर्ग की संज्ञा दी गई, किसको दी गई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए भौमट का पठार, बी देखिए आबू का पठार, सी देखिए मेसा का पठार, डी आपके सामने बोराट का पठार। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में बात करूं, बोराट के पठार के बारे में बात करूं तो बोराट का पठार कहां पर है बताओ देखे। तो आपको बताना है ये है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। अगर मैं बात करूं कि बताइए गोगुंदा कहां पर है तो आपको बताना उदयपुर। अगर मैं बात करूं राजसमंद की या फिर मैं बात करूं कुंभलगढ़ की तो ये कहां पर है, राजसमंद में। ओके। उसके बाद देखिए ऑप्शन दिया गया मेसा का पठार, ये कहां पर है बताओ देखे। तो आपको बताना है ये चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है दोस्त, ये है चित्तौड़गढ़ में। ओके। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं आबू का पठार तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो आपसे पूछा है कि किस स्थलाकृति की दृष्टि से इसलबर्ग की संज्ञा दी गई तो किसको दी गई बताओ देखिए, आबू के पठार को दी गई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इसलबर्ग क्या है, भाई आपको ये मतलब आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं आपको नोट करवा देता हूं। यानी अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है दोस्तों। क्या होती है, अपर्दन की अंतिम अवस्था। किसकी, अपर्दन की अंतिम अवस्था क्या होता है दोस्तों, इसलबर्ग। इसके अलावा मैं बात करूं भौमट का पठार, ये कहां पर है तो आपको बताना उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो स्थित दोस्तों जो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। क्लियर बात। किस किस के मध्य, उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। क्लियर है बात। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त बताओ देखें। सही आंसर आपके इस क्वेश्चन का जो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या बात, यहां तक बताओ देखें। क्लियर है क्या बात। चलो क्या मैं आगे चलो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पर्वत चोटियों की ऊंचाई याद है तो फिर तो आपको जो है चाहे अवरोही पूछ ले चाहे आरोही पूछ ले, कैसे भी आ जाओ आधे हाथ आप ले लोगे उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को आधे हाथ लेने के लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, पर्वत चोटियों की ऊंचाई याद होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़,
बी देखिए आपके सामने शेर है, जरगा है, सज्जनगढ़ है, तारागढ़ है। सी देखिए जरगा है, शेर है, सज्जनगढ़ है, तारागढ़ है। डी देखिए आपके सामने जरगा है, देलवाड़ा है, तारागढ़ है, सज्जनगढ़ है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों आरोही क्रम में आपके सबसे पहले कौन सी चोटी आएगी बताओ देखें। तो इनमें से तो कौन सी आएगी बताओ देखें। सबसे पहले आपकी आएगी, कौन सी आएगी? शेर आएगी। शेर से शेर, शेर से सिरोही में इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 597 मीटर है। ओके बात। उसके बाद में अगर मैं बात करूं शेर के बाद में कौन सी आएगी, तो आपको बताना है कौन सी आएगी। जरगा आएगी। अगर मैं बात करूं जरगा की ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 1431 मीटर है भाई। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ ले कि बताइए कि जो है दोस्तों सज्जनगढ़ की जो है ऊंचाई कितनी है बताओ देखें। तो दोस्त आपको बताना सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938 मीटर। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है बताओ देखें। तो तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर। ओके ओके। तो अब देखो सबसे पहले और क्रम पूछा है, तो आपके सबसे पहले क्या आएगा? शेर आएगा। शेर किस में? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो कट गए, तो एक ही ऑप्शन बचा है। तो देखो शेर है, जरगा है, सज्जनगढ़ है, तारागढ़ इसमें बिल्कुल। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो है एकदम सही आंसर है हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देखिए, गगरदोआ प्रदेश का संबंध किससे है? सबसे पहले तो आपको मेरे को पता है कि यही नहीं पता कि दोआब क्या है। तो दोआब मैं आपको बता दूं क्या है। दोआब की अगर मैं बात करूं तो लिखो, दो नदियों के, दो नदियों के बीच की भूमि है। अब तो आ गई बात समझ में। और आपसे क्या पूछा है? गगरदोआ प्रदेश का संबंध किससे है? ए देखिए बनास बाण गंगा नदियों द्वारा निर्मित मैदान। बी देखिए बाण गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान। सी ऑप्शन देखिए आपके सामने सतलज व्यास नदियों द्वारा निर्मित मैदान। और डी देखिए आपके सामने सतलज घग्गर नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि बताइए बनास बाण गंगा नदियों द्वारा निर्मित मैदान कौन सा है, तो फिर आपको बता रहा मालपुरा करौली मैदान है दोस्त। कौन सा है? मालपुरा करौली मैदान है भाई। मालपुरा करौली मैदान है। ओके क्लियर बात? क्लियर है बात? ओके। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए बाण गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान कौन सा है, तो फिर आपको बताना दोस्तों कौन सा है। यह है रोही का मैदान। कौन सा मैदान है? यह है रोही का मैदान। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके सामने किसकी बात करूं बताओ। ऑप्शन सी की मैं बात करूं तो आपको दिया गया सतलज व्यास नदियों द्वारा निर्मित मैदान। ये कौन सा है बताओ देखे। तो ये है बिस्त दोआब। कौन सा है? बिस्त दोआब है। क्लियर बात? तो उसके बाद में ऑप्शन डी है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? गगरदोआब प्रदेश हो जाएगा। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको तीनों ऑप्शनों के बारे में क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। ए देखिए बर एवं जो शिवपुर। बी देखिए देवबारी एवं जो बूंदी। सी देखिए जेतवास एवं जो रामगढ़ खटगढ़। डी आपके सामने लाकरी एवं जो सूराघाट। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके सामने की जो अरावली पर्वतमाला के दर्रे कौन कौन से है, तो लिखो भाई दर्रे, अरावली पर्वतमाला के दर्रे कौन कौन से दर्रे। चलो अगर मैं बात करूं आपके सामने तो लिखो, लिखो कौन कौन से। बर, शिवपुर,
देबारी, सुराघाट, केवड़ा किनाल, झीलवा किनाल, सोमेश्वर, इसके अलावा कामली घाट, ये दोस्तों बताओ देखे किसके दर्रे, तो आपको बताना अरावली पर्तुमाला के दर्रे हैं दोस्तों। इसके अलावा बताओ देखे और कौन सा रह गया, एक और रह गया, कौन सा, यहां पर लिख लो, स्वरूप घाट। कौन सा रह गया, स्वरूप घाट जो है रह गया। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अरावली पर्तुमाला के प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से बताओ देखे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बर एवं जो शिवपुर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक बताओ देखे, क्लियर है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो दर्रे मैंने नोट कराए हैं दोस्तों, ये क्या है, ये अरावली पर्तुमाला के दर्रे हैं। चलो क्या मैं आगे, चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है, यानी गलत युग्म कौन सा है। ए देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर, क्या पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, ये क्या 33 सागर का अवशेष है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद बी देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है क्या, बिल्कुल। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके दो सही है। सी देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्कल का मैदान है क्या, नहीं है दोस्तों, इसको काटो। उसके बाद देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दक्कन ट्रैप है क्या, बिल्कुल है। तो आपके गड़बड़ कहाँ हुई है, गड़बड़ हुई है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो दोस्तों इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है बताओ देखे, कौन से काल में हुई है, तो आपको बताना प्लेटिसोसीन काल में इसकी जो उत्पत्ति हुई है। प्लेटिसोसीन काल में दोस्तों गंगा तथा यमुना नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। किसके कारण, मृदा के जमाव के कारण इसकी जो उत्पत्ति हुई है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो पूरी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो जो है कब हुई है, ये मैंने आपको नोटे करवा दिया है। चलो क्या मैं आगे, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थल को दो भागों में शुष्क या ड्राई व अर्ध शुष्क या सेमी एरिड में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। ऑप्शन ए देखिए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी देखिए आपके सामने 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी देखिए आपके सामने 57 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी देखिए आपके सामने 80 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों दो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यहाँ पर कौन कौन सी रखनी पड़ेगी वो मैं नोट करवा दूं आपको, बताओ देखे करवा दूं क्या, नोट करवा दो। देखो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए राजस्थान को दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है, बताओ कौन सी, बताओ देखे समवर्षा रेखा है कौन सी है, बताओ देखे। तो आपको बताना दोस्तों कौन सी है, वो है 50 सेंटीमीटर। इसके अलावा राजस्थान में दोस्तों जो मरुस्थल है उसको दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, और दो भाग कौन कौन से, शुष्क एंड ड्राई और अर्ध शुष्क एंड सेमी एरिड, वो है 25 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 57 सेंटीमीटर। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको बताना दोस्तों 57 सेंटीमीटर ये क्या होती है दोस्तों, राजस्थान में औसत वर्षा होती है। क्या होती है दोस्तों, राजस्थान में औसत वर्षा होती है। क्लियर है बात। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कुबड़ पट्टी का संबंध है। ए देखिए भूगर्भीय जल पट्टी, बी देखिए जिप्सम जमाव पेटी, सी देखिए फ्लोराइड युक्त जल पट्टी, डी आपके सामने पन्ना जमाव पेटी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले भूगर्भीय जल पट्टी, तो ये दोस्तों कहां पर बताओ देखे, तो फिर आपको बताना दोस्तों ये है मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य दोस्तों आपको ध्यान रखना है 64 किलोमीटर लंबा क्या दोस्तों सेवण घास का मैदान है। कौन से घास का है ये मैदान? सेवण घास का है। सेवण घास की अगर मैं बात करूं तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बताओ देखे। इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है लिल्लोण। देखिए दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे आप तब एक नाम आएगा लिल्लण, वो तेजा जी की घोड़ी का नाम है। लेकिन लिल्लोण आपको ध्यान में रखना है, सेवण घास को स्थानीय लोग वहां के लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवण घास को लिल्लोण कहते हैं। इसके अलावा सेवण घास में कौन निवास करते हैं? तो आपको बताना दोस्तों गोड्डामण जो है निवास करते हैं भाई। क्लियर है बात? ओके। उसके बाद में ऑप्शन दिया गया है जिप्सम जमाव पेटी। इसके बारे में आप जानते हो क्या दोस्तों बताओ देखे। जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो तो लिखो पहले। सबसे पहले तो इसको जो है हार्ड पेन की संज्ञा दी गई है। किसकी? हार्ड पेन की जो है संज्ञा दी गई है। हार्ड पेन की संज्ञा दी गई है। आपसे पूछ ले कि हार्ड पेन की संज्ञा किसे दी गई? जिप्सम जमा पेटी की जो है इसको दी गई है। किसको? जिप्सम जमा पेटी को। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो दोस्तों ये कहां से कहां तक है, किसके मध्य इसका विस्तार है? तो आपको बताना इसका विस्तार है नागौर से बीकानेर के मध्य। नागौर से बीकानेर के मध्य इसका विस्तार है। इसके अलावा कुबड़ पट्टी यानी फ्लोराइड युक्त जल पट्टी, यानी सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कुबड़ पट्टी का संबंध किससे? फ्लोराइड युक्त जल पट्टी से। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? बांका पट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हाथ बेल्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इसका विस्तार कहां से कहां तक है, किसके मध्य विस्तार है, तो आपको बताना इसका विस्तार है नागौर से अजमेर के मध्य इसका जो है विस्तार है। इसके अलावा पन्ना जमाव पेटी, इसकी अगर मैं बात करूं बताओ देखे विस्तार कहां से कहां तक है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना पन्ना जमाव पेटी को क्या कहते हैं, तो आपको बताना इसको कहते हैं ग्रीन फायर बेल्ट। इसके अलावा इसे कहते हैं बताओ देखे ग्रीनियन क्या होता है दोस्तों? हरी। फायरियन क्या होता है दोस्तों? अग्नि। बेल्टियन क्या होता है दोस्तों? पेटी। यानी हरी अग्नि पेटी अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना दोस्तों? पन्ना जमाव पेटी बताना। इसके अलावा इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपको बताना इसका विस्तार है काला गुमान। काला गुमान से राजगढ़ के मध्य। लेकिन दोनों स्थान कहां पर है पता है क्या आपको बताओ देखे, तो अगर मैं बात करूं काला गुमान स्थान कहां पर है, तो दोस्तों आपको बताना ये है राजसमंद में। इसके अलावा मैं बात करूं राजगढ़ की, तो ये स्थान कहां पर है, तो आपको बताना ये स्थान है अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? ये स्थान अजमेर में। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहां तक आई क्या बात समझ में? बताओ देके दोस्त यहां तक बात आई क्या तो आपके समझ में? थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा वापस, है ना। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, यानी गलत युग्म कौन सा है। ए देखिए चंबल चर्मणवती। क्या चंबल नदी को दोस्तों चर्मणवती कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं बताओ देखे, तो इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्या कहते हैं इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं
क्या मेवल पठार है क्या? बिल्कुल दोस्तों, मेवल क्या है दोस्तों? पठार है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इसका विस्तार किस किस के मध्य है बताओ देखे, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य इसका विस्तार है। तो लिखो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य इसका क्या दोस्तों? विस्तार है। क्लियर बात? उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन दिया गया रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ क्या अरावली दर्रा है क्या? नहीं है। अगर अरावली दर्रा होता तो मैं आपको पहले ही नोट करवा देता कि यह रघुनाथगढ़ अरावली दर्रा है, जहां पर मैंने दर्रे नोट करवाए थे। तो लिखो रघुनाथगढ़ क्या है? रघुनाथगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तरी अरावली की पर्वत चोटी है। किसकी है? उत्तरी अरावली की पर्वत चोटी है। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं ये कहां पर है, तो आपको बताना है ये सीकर में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना 1055 मीटर है। ओके। और आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर सुमिलित कौन सा नहीं है? सी आपका जो सुमिलित नहीं है। उसके बाद में एक ऑप्शन दिया गया नागपानी। नागपानी क्या अरावली चोटी है? बिल्कुल है। लेकिन किसकी? तो आपको बताना दक्षिणी अरावली दक्षिणी अरावली की पर्वत चोटी है। ओके ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले ये कहां पर है नागपानी, तो आपको बताना उदयपुर में। इसके अलावा आपसे पूछ ले इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना 867 मीटर है। कितनी है? 867 मीटर है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैंने क्या कहा था, तीनों ऑप्शनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 56 का मैदान अवस्थित है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। ऑप्शन बी दे के आपके सामने डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य। ऑप्शन सी दे के आपके सामने प्रतापगढ़ डूंगरपुर के मध्य। ऑप्शन डी दे के आपके सामने क्या दिया गया दोस्तों? बांसवाड़ा उदयपुर के मध्य। तो 56 का मैदान कहां पर अवस्थित है, तो फिर आपको बताना दोस्तों यह प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा याद करो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? मैंने क्या बताया था कि मेवल क्या पठार है और किसके मध्य? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों क्या है? यहाँ पर है मेवल है कि नहीं है? बताओ देखे है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो चीजें जब भी याद होगी, जब आप बार बार इनको पढ़ोगे, बार बार इनको देखोगे, बार बार इनको क्या करोगे? लिखोगे। क्लियर बात है? तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने ये रहा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो किसके आएंगे बताओ देखे? वो आएंगे आर्ट एंड कल्चर के। किसके आएंगे? आर्ट एंड कल्चर के आएंगे। क्लियर बात है? तो अब देखो आपसे क्या पूछा है? आपसे यह पूछा है कि बेणेश्वर मेला कब लगता है? भाद्रपद पूर्णिमा, बी देखिए माघ पूर्णिमा, सी देखिए कार्तिक अमावस्या, डी आपके सामने माघ अमावस्या। तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके सामने किसकी? बेणेश्वर मेले के बारे में। किसकी बात करूंगा? और तो किसी की नहीं करूंगा। मैं बेणेश्वर मेले की बात करूं। अगर आपसे पूछ ले बेणेश्वर मेला कहां पर लगता है, तो आपको बताना कहीं पर आपको नाम मिलेगा नवा टापुरा, कहीं पर आपको नाम मिलेगा बताओ देखे क्या? नवा टापरा। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले यहां पर जो है तहसील कौन सी लगती है बताओ देखे? तहसील लगती है आसपुर। और जिला कौन सा लगता है बताओ देखे? तो फिर आपको बताना जिला लगता है डूंगरपुर। ओके क्लियर है बात? ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों ये जो मेला ये कब लगता है बताओ देखे? तो आपको बताना ये लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है दोस्तों ये मेला? माघ पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि बताइए इस मेले को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ देखे?
आपसे यही पूछा बेणेश्वर मेला कब लगता है, तो आपको बताना है बेणेश्वर मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। यानी बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। चलिए आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देखिए, पुष्कर मेला कब लगता है, चैत्र पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, डी आपके सामने कार्तिक पूर्णिमा को। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों पुष्कर मेले की, तो आप सभी को पता है दोस्तों पुष्कर जो है हिंदुओं की आस्था का क्या दोस्तों प्रमुख केंद्र है, क्लियर। और पूरे भारत में दोस्तों जो है यहीं पर क्या दोस्तों, पूरे भारत में दोस्तों जो है यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां पर दोस्तों ब्रह्मा जी की जो विधिवत पूजा होती है। और अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पुष्कर मेला ये कहां पर लगता है, अजमेर में। लेकिन कब लगता है अगर आपसे पूछ ले तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा तक। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला कहां पर लगता है, पुष्कर कहां पर है, अजमेर में। यह तो आपको पता होगा, इसके बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, चंद्रभागा मेला कहाँ आयोजित होता है, जालौर में, भरतपुर में, झालरापाटन में, झुंझुनू में। लिखो भाई कौन सा मेला, चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कहां पर आयोजित होता है, तो आपको बताना है यह होता है झालरापाटन में। झालरापाटन, झालरापाटन कहां पर है, तो आपको बताना है यह है झालावाड़ में। इसके अलावा आपसे पूछ ले झालरापाटन झालावाड़ में कौन सा मेला लगता है, चंद्रभागा मेला लगता है कौन सी नदी के किनारे, तो आपको बताना चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे। कब लगता है बताओ देखे, तो आपको बताना कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है कहाँ आयोजित होता है, तो झालरापाटन में आयोजित होता है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। चलो क्या मैं आगे बताओ देखे, चलो क्या मैं आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देखिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, बांसवाड़ा, खेजड़ली, नोखा, मंडौर। तो विश्व का एकमात्र दोस्तों जो है खेजड़ली मेला जो है दोस्तों ये कहां पर आयोजित होता है, ये होता है खेजड़ली। खेजड़ली कहां पर, जोधपुर में। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपसे पूछ ले इसका आयोजन कब होता है बताओ देखे, तो आपको बताना इसका आयोजन होता है भाद्रपदे शुक्ल दशमी को। कब होता है इसका आयोजन, भाद्रपदे शुक्ल दशमी को दोस्तों जो इसका आयोजन होता है। क्लियर है बात यहां तक है। चलो क्या मैं आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके सामने एक त्योहार है दोस्तों, सब मनाते हो आप भली भांति जानते हो, और उस त्योहार का नाम है रक्षाबंधन। जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ देखे, तो जानते हो। इसके बारे में बताने की आवश्यकता है, नहीं बताने की आवश्यकता है। कब आता है ये त्योहार, कब मनाते हैं, तो श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं। कब है, श्रावण पूर्णिमा को। इसके अलावा मैं बात करूं आपके सामने की, बताइए जो रक्षाबंधन है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नारियल पूर्णिमा। क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा इसको हम कहते हैं। इसके अलावा इसे हम कहते हैं बताओ देखे क्या, सत्य पूर्णिमा। इसके अलावा इसे हम कहते हैं क्या, वचन पूर्णिमा। ओके, तो आपसे पूछा है कि बताइए नारियल पूर्णिमा का जो त्योहार कब मनाया जाता है, तो बताओ देखिए कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को। यानी ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देखिए, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है,
ए देखे करवा चौथ, बी देखे अक्षय तृतीया, सी देखे जन्माष्टमी, डी देखे बच बारस। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि पंचांग के अनुसार, किसके अनुसार? पंचांग के अनुसार, ना कि जनवरी फरवरी के अनुसार जो उनका तिथि क्रम है। बताओ देखे क्या होगा इनका तिथि क्रम। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा है करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार कब आता है? बताओ देखे। तो दोस्त आपको बताना करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं हम कार्तिक कर्षण चतुर्थी को मनाते हैं कि नहीं मनाते। एक बार ये शायद ग्राम सेवक में क्वेश्चन पूछा गया था, और सर्वाधिक दोस्तों इस क्वेश्चन को गलत किसने किया था? महिलाओं ने किया था, जबकि ये महिलाओं का ही क्या है दोस्तों? त्योहार है। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया की अगर मैं बात करूं, यानी सीधा मैं आपसे कहूं कि आका तीज कब आती है? बताओ देखे। तो आपको बताना है वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है भाई? वैशाख शुक्ल तृतीया को। सबको उम्मीद लगी रहती है इसकी, क्योंकि इस दिन आप क्या करते हो? जिमते हो। तीन जगह जिमते हो कि नहीं जिमते हो? जिमते हो। बिना नूनते के नहीं जिमते हो कि नहीं जिमते हो? बिना नूनते नहीं जिमना भाई, आजकल उठा देते हैं लोग। उसके बाद में देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है क्या? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की अगर मैं बात करूं तो बताओ देखे ये त्योहार कब आता है? तो आपको बताना है ये त्योहार आता है भाद्रपद दोस्तों जो है कब आती है? कृष्ण अष्टमी को। क्या आती है? जन्माष्टमी। भाद्रपदे कृष्ण अष्टमी। इसके बाद में देखिए आपको ऑप्शन दिया गया दोस्तों बच बारस। बच बारस का त्योहार कब आता है? बताओ देखे। तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, यानी इसके 4 दिन बाद भाद्रपदे कृष्ण द्वादशी। ओके, अब देखिए कार्तिक महीना वैशाख है, भाद्रपद है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा महीना आएगा? बताओ देखे भाई, बताओ देखे पंचांग के अनुसार कौन सा आएगा? तो आपका आएगा वैशाख यानी बी। उसके बाद आएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी सी। उसके बाद अष्टमी के बाद में द्वादशी आएगी तो डी। उसके बाद आपके आएगी कार्तिक यानी कार्तिक। तो ऑल और कोट आपका क्या बना? बी सी डी ए बना है। तो बी सी डी ए किसमें? बी सी, इसमें ए है, इसमें बी है ही नहीं, इसमें बी ए है, जबकि सी होना चाहिए। इसमें बी सी डी ए है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक? चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कजली तीज प्रसिद्ध है अलवर की, जयपुर की, बूंदी की, नाथद्वारा की। तो लिखो भाई कजली तीज के बारे में। कजली तीज के बारे में तो कजली तीज सबसे पहले तो यही बता देता हूं कि कहां की प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है ये बूंदी की। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कजली तीज का जो त्योहार आता है वो हम कब मनाते हैं, तो आपको बताना भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। महीना कौन सा है? भादवे का यानी भाद्रपद, पक्ष कृष्ण है, तिथि क्या है? तृतीया यानी तीज है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बताइए इस जो है कजली तीज को हम किस नाम से भी और जानते हैं, तो आपको बताना इसको हम कहते हैं बड़ी तीज। क्या कहते हैं? बड़ी तीज। बड़ी होगी तो क्या होगी? बताओ देखे। बुढ़ी होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे बुढ़ी तीज कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बुढ़ी तीज कहते हैं। इसके अलावा इसे हम कहते हैं सातुड़ी तीज। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सातुड़ी तीज। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपसे पूछा है कजली तीज प्रसिद्ध है कहाँ के? बूंदी की, यानी सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक त्योहार और आता है, कौन सा? बताओ देखे। छोटी तीज का। ये कब मनाते हैं? बताओ देखे। ये मनाते हैं सावण शुक्ल। देखो इनके पीछे जो कहानी है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधा फैक्ट पूछा जाएगा ना कि कहानी। तो ये मनाते हैं सावण शुक्ल तृतीया को। कहानी क्लास में बातें होती है, टेस्ट में नहीं होती है भाई। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ देखे। सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक है? चलो क्या मैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? रमजान की समाप्ति का दिन कहलाता है शब-ए-रात, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, दी आपके सामने 12वां फात।
तो रमजान की समाप्ति का दोस्तों दिन क्या कहलाता है, तो आपको बताना दोस्तों ईद उल फितर कहलाता है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गणगौर में गण से तात्पर्य है पार्वती, शिव, विष्णु, लक्ष्मी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं गणगौर में गण से तात्पर्य क्या है, बताओ। देखे गण से तात्पर्य क्या है, बताओ। देखे गणगौर में तो आपको बताना भगवान शिव है। और अगर आपसे पूछ ले गौर से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है माता पार्वती। ओके, इसके अलावा मैं बात करूं ये जो गणगौर है इसका त्योहार कब मनाते हैं, बताओ। देखे तो आपको बताना है गणगौर का जो त्योहार मनाते हैं ये मनाते हैं चैत्र है, मारवाड़ी में कहते चैत है, पक्ष है चांदनो यानी शुक्ल है, तिथि है तीज यानी तृतीया। क्लियर बात। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, गण का अर्थ क्या होता है, बताओ। देखे भगवान शिव, यानी बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। लड़कियों ने तो लगभग ने जो है गणगौर पूज रखी होगी, गौर पूजने जावा शाम का, ठीक है ना। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रामनवमी कब मनाई जाती है भाई, बताओ। देखे ज्येष्ठ कृष्ण नवमी को, बी देखे चैत्र शुक्ल नवमी को, सी देखे कार्तिक शुक्ल नवमी को, डी देखे माँ कृष्ण नवमी को। रामनवमी कब मनाते हैं भाई, बताओ। देखे तो आप सभी को पता है रामनवमी कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बताओ। देखे क्लियर है क्या बात है। अरे भाई मैं जो बता रहा हूँ समझ में तो आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो बा कह दीजिए, ठीक है, या फिर मैं अकेले ही बोल रही हूँ। अरे बताओ तो सही, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो फिर चलो आगे, नहीं तो फिर आगे चल, अब हम कोई फायदा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, चीर पटोरी क्या है, साड़ी है, पगड़ी है, ओढ़नी है, अंगरखी है। दोस्तों चीर पटोरी क्या है, तो आपको बताना दोस्तों ये क्या है, साड़ी है भाई। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछा है, गदर गाबा दुताई मिर्जाई डगला है। गदर गाबा दुताई मिर्जाई डगला क्या है, बताओ। देखे ये देखे बाजरे की उन्नत किस्में है, ये देखे अंगरखी के प्रकार है, सी देखे गोटा पत्ती का प्रकार है, डी देखे राजस्थानी लोक नाट्य है। तो गदर है, गाबा है, दुतई है, मिर्जई है, डगला है। दोस्तों ये क्या है, बताओ। देखे तो आपको बताना ये है अंगरखी के प्रकार। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता दोस्तों ये जो अंगरखी है इसको क्या कहते हैं, बताओ। देखे तो इसे कहते हैं उगतरी। आई बात समझ में, अब तो आपके कानों की खिड़कियां खुली होगी। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा भाई। चलो क्या मैं आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वस्त्र अलंकरण की कला जिसमें आड़ी धारियां दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही है कहलाती है, लेरिया, मोटड़ा, धनक, गोटा। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि आड़ी धारियां एक ओर से हो तो दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है लेरिया। लेकिन दोस्तों जो है दोनों ओर से दोस्तों एक दूसरे को काटती हुई आ रही है, तो वो क्या है, वो आपको बताना वो है मोटड़ा। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा। दोस्त क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है हो जाएगा। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस त्योहार पर पहनी जाती है, होली पर, विवाह उत्सव पर, दीपावली पर, दशहरा पर। तो दोस्तों फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है ये पहनी जाती है कब है, होली पर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। दशहरा की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है, बताओ। देखिए कौन सी पहनते हैं, बताओ रे। दशहरा पर मदीली तो है, दशहरा पर मदीली तो है, मदील पगड़ी पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते, बताओ। देखे पहनते हैं। क्लियर। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बताओ। देखे विवाह उत्सव पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं, बताओ। देखे मोटड़े की,
लेर या साउंड में, है ना, यही तो है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है भाई, कब पहनते हैं, क्योंकि ये तो आपको भी पता होना चाहिए। आपने भी तो राजस्थान में जन्म लिया है, कहीं बाहर से तो आए नहीं हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके बारे में पता कर लो भाई। खान पान है, आभूषण है, कोई नहीं बताएगा। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना, कोई नहीं बताएगा बाहर जाके। लिखो, क्या लिखो, बताओ क्वेश्चन क्या अगला। अगला क्वेश्चन है, आंवला है, लंगर है, टणको है, फोलरी आदि है। किस्मत इतने खराब नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ें बैठ के कोचिंग में बैठ के पढ़े, है ना, किताबों में पढ़नी पड़े। ये देखिए हाथ के आभूषण, ये देखिए पैर के आभूषण, सी देखिए सिर के आभूषण, ये आपके सामने नाक के आभूषण। तो आंवला है, लंगर है, टणको है, फोलरी है, क्या बताओ देखे। तो पायल है, पाजेब है, नेवरी है, नुपुर है, पेजनी है, टणको है, फोलरी है, लंगर है, ठीक है, आंवला है, तेकड़ है, ये सारे दोस्तों कहाँ के आभूषण है बताओ देखे। तो पैर के आभूषण है, लगाओ आंसर। बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं। चौंप कहते हैं, रखेन कहते हैं, कांटा कहते हैं या चौंप। तो दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं, क्या, रखेन। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, हालरो है, हांसली है, तिमणिया है, पोत है, हमेल है, नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं। हाथ, गला, कान, नाक। हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, हमेल। अंदाजा लगा कुछ कहाँ के आभूषण है। हांसली, आप गांव में जब भी कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको गोद में लेते हो ना, तो उसकी माँ या फिर मौसी या फिर नानी क्या कहती है कि इसको ढंग से लेना, कहीं इसकी हांसली ना उतर जाए। तो हांसली मतलब यहाँ होती है या तो मतलब, तो ये कहाँ का आभूषण है बताओ देखे। हालरो, हांसली, तिमणिया, गले के आभूषण है भाई। ये क्या हो रहा है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का जो एकदम सही आंसर है हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है हो जाएगा। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, जन्म के पश्चात किए जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है। वेदारंभ, जात क्रम, नामकरण, युगोपवीत। बताओ देखे कौन सा है। तो संतान प्राप्ति के पश्चात जो कौन सा संस्कार किया जाता है बताओ देखे। तो जात कर्म किया जाता है भाई। कौन सा किया जाता है, जात कर्म किया जाता है। आप सभी का दोस्तों जो है कितने संस्कार हो गए, एक अंतिम बचा होगा आपका, तो बाकी हो गया होगा। विवाह के बाद में एक ही होता है, अंत्येष्टि। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर का संबंध है। विवाह का अवसर पर प्रतिभोज, प्रीतिभोज क्या होता है, प्रीति नहीं होता है, प्रतिभोज है भाई। बी देखिए दहेज का सामान, सी देखिए गृह प्रवेश की रस्म, डी देखिए मृत्युभोज। तो मौसर क्या है, मौसर है मृत्युभोज। खाया होगा ना बाग के बचपन में, फलाने तक आज मौसर आज तो स्कूल कौन जाऊँ, है ना। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जो सर क्या होता है, जीवित व्यक्ति का मृत्युभोज। मतलब जीवित व्यक्ति का मृत्युभोज कैसे, कि भाई लगे उसको कि मेरी तो या तो मेरे औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, या फिर उसको लगे कि मैं तो मरूंगा और मेरे पीछे मौसर करने वाला नहीं है, तो वो अपने जीते जी अपना मौसर करके चला जाता है। आने वाले दिनों में ये चीजें दिख जाएगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चले आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रस्म वैवाहिक रस्मों में सम्मिलित है। जेवड़ो, बिखेर, आदेटा, लेड़। बताओ देखें। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, जो है वैवाहिक रस्मों में सम्मिलित है कौन सा है बताओ देखें, जेवड़ो है। तो आपके जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बिखेर है, आदेटा है, लेण है, ये तो मृत्यु की रस्म है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ देखे। सही आंसर आपके इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो दोस्त आगे चलो। दोस्त टाइम बहुत पड़ा है आपके पास 4th ग्रेड में, तो आप जैसे भी टॉपिक पढ़ें चाहे सब्जेक्ट पढ़ें, तो उसके बाद में टेस्ट जरूर देवें, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको जो है उसका आंकलन होता रहे, और आपको ये भी पता रहे कि जो मैंने पढ़ा है मेरे को कितना याद हुआ है, क्लियर, और उसका जो मैंने पढ़ा है उसका जो कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो आपके पास जो है टाइम बहुत है, तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या देवे, टेस्ट देवे, क्लियर। और आपके जो टेस्ट हुआ उसमें आपको राजस्थान भूगोल और राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने इस क्लास में सोल्व किए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।